बच्चों, ट्वेल्थ हायर मैथमेटिक्स में प्रायिकता नाम का जो ये चैप्टर है, ये 5 अंक का पूछा जाने वाला है और बहुत ही मजेदार जानकारियों के साथ मैं आप लोगों के लिए यहाँ इस यूट्यूब वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि किस प्रकार बहुत कम मेहनत में, बहुत कम प्रयासों से हम बहुत अधिकतम अंक इस प्रायिकता के चैप्टर में प्राप्त कर सकते हैं। तो मेरे साथ अंत तक इस वीडियो में बने रहिए। हम इस प्रायिकता के जो चैप्टर है, इसको बेसिक से लेकर इस पूरे के पूरे चैप्टर को हम लोग आज इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो आप लोग प्लीज मेरे साथ अंत तक बने रहिए। सबसे पहले हम देखते हैं कि प्रायिकता होती क्या है। एक्चुअली प्रायिकता अर्थात प्रोबेबिलिटी, प्रायिकता या प्रोबेबिलिटी यह गणित की वह शाखा है जिसमें संभावनाओं को संख्यात्मक रूप में व्यक्त किया जाता है। प्रोबेबिलिटी इज नथिंग बट वेयर वी एक्सप्रेस आवर पॉसिबिलिटीज इन नंबर फॉर्म। अर्थात हम हमारी जो संभावनाएं होती है, घटना की जो संभावना है, उस संभावना को हम संख्यात्मक रूप में व्यक्त करते हैं, उसे गणित की उस शाखा को हम प्रायिकता कहते हैं। अब लोअर क्लासेस में हम पढ़ चुके हैं कि प्रायिकता क्या है, प्रायिकता कैसे हम प्राप्त कर सकते हैं। उसको थोड़ा सा मैं रिवाइज करता हुआ आगे चलता हूं कि प्रोबेबिलिटी क्या है। प्रोबेबिलिटी एक्चुअली क्या है कि घटनाओं की जो समसंभावी घटनाएं हैं, अर्थात ऐसी घटनाएं जिनकी इक्वली संभावना, जिनकी बराबर बराबर संभावना बनती है, अर्थात समसंभाव्य और परस्पर अपवर्ती एक्सक्लूसिव इवेंट जो होती है। तो दो शब्द में यहां पर लिख रहा हूं, समसंभाव्य अर्थात जिनके घटने की संभावनाएं समान होती है, तथा परस्पर अपवर्ती घटनाएं। यदि परस्पर अपवर्ती तथा समसंभाव्य घटनाएं यदि कुल n है, तथा हमारी जो अनुकूलित है, हमारी फेवरेबल जो सर्कमस्टेंसेस है, फेवरेबल जो अनुकूल परिस्थितियां हैं, अनुकूल जो परिणाम है, वो अनुकूल घटनाएं यदि m है, तो प्रायिकता बराबर अनुकूल घटनाओं की संख्या या अनुकूल परिणामों की संख्या और बटे में कुल परिणामों की संख्या। हम घटनाओं के स्थान पर यदि परिणाम ले तो ज्यादा अच्छा होगा। अनुकूल परिणामों की संख्या बटा कुल परिणामों की संख्या, या प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू एन अपॉन एन एस। समसंभाव्य और परस्पर अपवर्ती अर्थात म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट जितने भी है, एग्जॉस्टिव इवेंट जो है, वो टोटल इवेंट यदि एन है और उसमें से हमारी जो फेवरेबल इवेंट है, जो हमारी अनुकूलित घटनाएं हैं, परिणाम है, वो यदि एम है, तो हम प्रायिकता को सूत्र रूप में इस प्रकार से व्यक्त कर पाते हैं, पीएम इज इक्वल टू एन अपॉन एन एस, अर्थात अनुकूल परिणामों की संख्या बटा कुल परिणामों की संख्या। यह ध्यान देने वाली बात यह है कि प्रायिकता का जो मान होता है, पीए ऑलवेज लाइज बिटवीन 0 एंड 1, अर्थात प्रायिकता का जो मान होता है वो सदैव 0 और 1 के बीच में विद्यमान होता है। ये मजेदार बात है। 0 अर्थात असंभव घटना की प्रायिकता, जो घटना कभी भी घटने की संभावना नहीं होती है, उसकी प्रायिकता हमेशा 0 होती है। और 1 अर्थात निश्चित घटना, ऐसी घटना जिसके घटने की संभावना निश्चित होती है, जो हमेशा अवश्यंभावी होती है, ऐसी घटनाओं की प्रायिकता 1 होती है। और हम ये कहते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज लाइज बिटवीन 0 एंड 1, अर्थात प्रायिकता जो है, प्रायिकता का जो मान है, वो किसी भी घटना के लिए सदैव 0 और 1 के बीच में होता है। ये प्रायिकता की जो डेफिनेशन है, वो हम लोअर क्लासेस में भी पढ़ चुके हैं। अब हम कक्षा 12th में जो हमारी अकॉर्डिंग टू अवर सिलेबस हम चलते हैं, तो यहां आती है सप्रतिबंधी प्रायिकता। सप्रतिबंधी प्रायिकता
सप्रतिबंधी से तात्पर्य कंडीशनल, कंडीशनली प्रोबेबिलिटी, अर्थात जिसमें कोई कंडीशन दी गई हो, या हम ये कहें कि यदि किसी प्रतिदर्श समष्टि में बी कोई घटनाओं का समुच्चय, बी कोई घटनाएं हैं और बी के घटने के पश्चात ही यदि कोई घटना ए घटित होती है, बी उसकी शर्त हो गई, अर्थात ये नेसेसरी उसकी शर्त है कि बी घटना यदि घटित होती है तो ही घटना ए घटित होगी, तो ऐसी स्थिति में हम ऐसी घटनाओं को हम प्रतिबंधी प्रायिकताओं के द्वारा ज्ञात करते हैं। और हम ये कहेंगे यदि बी घटना घटित होने के बाद ही यदि घटना ए घटित हो तो अब ए और बी दोनों हमारा जो सैंपल स्पेस है, जो प्रतिदर्श समष्टि है, उसके उपसमुच्चय होंगे। या हम ये कहें कि बी इज सबसेट ऑफ ए, बी सबसेट ऑफ एस एंड ए इज आल्सो सबसेट ऑफ एस। एस क्या है? हमारा प्रतिदर्श समष्टि है, हमारे घटनाओं के सभी परिणामों का जो समुच्चय होता है उसे हम प्रतिदर्श समष्टि कहते हैं। अर्थात बी घटना यदि घटित होती है उसके पश्चात ही यदि ए घटना हो, ये शर्त यदि लागू होती है तो हम उसे सप्रतिबंधी प्रायिकता कहते हैं। बी घटना घटित होने के बाद यदि घटना ए घटित होती है तो हम ये कहेंगे कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन बी is equal to P A intersection B upon P B। ये सब प्रतिबंधी प्रायिकता। अब हम यहां P A intersection B क्यों ले रहे हैं? क्योंकि B जो घटना है वो घटित होने के बाद ही यदि हम A घटना के घटित होने की बात कर रहे हैं, इसका मतलब ये है कि B घटना जो है वो B घटना के बाद ही A घटना घटित होगी, अर्थात तो B जो घटना है वो A इंटरसेक्शन B के बराबर होगा, अर्थात A इंटरसेक्शन B जो घटना होगी हमें उसकी प्रोबेबिलिटी हमें ज्ञात करना है। A और B का जो इंटरसेक्शन है वो हमें उसकी जो प्रायिकता होगी वो हमें ज्ञात करना है। या हम ये कहें, और यहां एक समझने वाली बात, जो बहुत ध्यान देने वाली बात ये है कि PB इज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। PB इज नॉट इक्वल टू 0 से आशय क्या है कि B इज नॉट इक्वल टू 5 होना चाहिए। बी जो है वो अरिक्त समुच्चय होना चाहिए। तो बहुत आसानी से हम इस बात को समझ पा रहे हैं कि सप्रतिबंधी प्रायिकता क्या है। यदि किसी सैंपल स्पेस एफ में कोई घटना बी घटित होने के बाद ही यदि कोई घटना ए घटित होती है तो हम ये कहते हैं कि पी ए अपॉन बी इज इक्वल टू पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी बी। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं? क्योंकि बी जो घटना है वो एस का सबसेट होता है, और अर्थात हम ए इंटरसेक्शन बी की प्रायिकता ज्ञात करने वाले हैं। या जब हम ए इंटरसेक्शन बी की प्रायिकता ज्ञात करेंगे तो इसके थोड़े से डेरिवेशन पर हम जाते हैं कि किस प्रकार से ये हमें फार्मूला प्राप्त होता है। पी ए अपॉन बी इज इक्वल टू एन ए इंटरसेक्शन बी अपॉन एन बी। नाउ हम लोग क्या करते हैं कि अंश और हर, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को एनएस से डिवाइड कर देते हैं। जब एन इंटरसेक्शन बी अपॉन एनएस लिखते हैं, अंश को एनएस से डिवाइड किया, हर को भी यदि एन बी अपॉन एनएस कर दिया, एनएस से डिवाइड कर दिया, तो हमें ये मिलता है कि पी ए इंटरसेक्शन बी अकॉर्डिंग टू आवर डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी, पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी बी। यही हमारा फार्मूला है, पी ए अपॉन बी। ये सब प्रतिबंधी प्रायिकता वाली बात है। अब ये इसी का एक दूसरा फार्मूला, और यहां पे ये बहुत जरूरी है कि पीबी ऑलवेज नॉट इक्वल टू क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। इसी प्रकार यदि हम पी बी अपॉन ए लेते हैं, पी बी अपॉन ए यदि लेंगे तो क्या होगा? पी बी अपॉन ए यदि हम लेते हैं तो पी बी इंटरसेक्शन ए अपॉन पी ए, वेयर पी इज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। यह सब प्रतिबंधी प्रायिकता का फार्मूला होगा। अब सब प्रतिबंधी प्रायिकता के इस फार्मूले से हम प्रायिकता का गुणन प्रमेय प्राप्त कर सकते हैं। हम ये कहते हैं, जब हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं
पी ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू पी बी इंटू पी ए अपॉन बी। इसे हम प्रायिकता का गुणन प्रमेय कहते हैं। यहां यह ध्यान देने वाली बात है कि यदि ए और बी स्वतंत्र घटनाएं हैं तो पी ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू पी ए इंटू पी बी होगा। वाई ऐसा क्यों होगा? क्योंकि यदि ए और बी स्वतंत्र घटनाएं हैं, यदि हम कंसीडर करते हैं कि ए व बी स्वतंत्र घटनाएं हैं, तब पी ए अपॉन बी इज इक्वल टू पी ए। पी अपॉन बी को हम क्या लिख देंगे? पी ए लिख देंगे। तो हम यहां जब यहां सब्स्टिट्यूट करते हैं इस वैल्यू को, तो हमें मिलता है पी ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू पी बी इंटू पी ए। एंड दिस इज द क्राइटेरिया। यह कसौटी है। हम ये जान पाते हैं कि यदि ए और बी स्वतंत्र घटनाएं हैं तो आवश्यक रूप से उनकी प्रायिकताओं का गुणनफल पी ए इंटरसेक्शन बी के इक्वल होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। अर्थात ए इंटरसेक्शन बी जो अरिक्त समुच्चय है, जो नॉन एम्प्टी सेट है, उसकी प्रायिकता उन दोनों की पृथक पृथक प्रायिकताओं के गुणनफल के बराबर होना ही चाहिए यदि ए और बी स्वतंत्र घटनाएं हैं। अब थोड़ी सी हम स्वतंत्र और अपवर्ती घटनाओं की हम यह बात कर लेते हैं। कई बार यहां पर एक डाउट होता है, कई बार यह भ्रम होता है कि स्वतंत्र घटनाएं क्या है और परस्पर अपवर्ती घटनाएं क्या है। थोड़ा सा इसके बारे में हम समझ लेते हैं कि स्वतंत्र घटनाएं ऐसी घटनाएं होती हैं जिनकी प्रायिकताओं का पृथक पृथक गुणनफल सदैव उनकी ए इंटरसेक्शन बी के गुणनफल प्रायिकता के बराबर होता है। तो हम उस घटना को क्या कहेंगे? स्वतंत्र घटना कहेंगे। स्वतंत्र घटना में स्वतंत्र से तात्पर्य उसकी प्रायिकता से ही। वहीं परस्पर अपवर्ती घटना की जब हम बात कर रहे हैं, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स की यदि हम बात करें, तो वो घटनाओं से संबंधित है। तो परस्पर अपवर्ती घटनाएं कैसी होगी? परस्पर अपवर्ती घटनाएं, परस्पर अपवर्ती घटनाएं कौन सी होगी? यदि ए और बी जो परस्पर अपवर्ती घटनाएं हैं तो डेफिनेटली ए इंटरसेक्शन बी का मान क्या होना चाहिए? 5 होना चाहिए। यदि ए और बी परस्पर अपवर्ती घटनाएं हैं तो ए घटना के समाप्त होने के बाद बी घटना प्रारंभ होगी। लेकिन स्वतंत्र घटनाएं दोनों एक साथ संपन्न हो सकती हैं। अर्थात ऐसी घटनाएं जो उसकी प्रायिकता पर प्रभाव नहीं डालती है वो स्वतंत्र घटनाएं कहलाती हैं। और उसके लिए क्राइटेरिया है कि पी ए इंटू पी बी इज इक्वल टू पी ए इंटरसेक्शन बी होना ही चाहिए। वहीं परस्पर अपवर्ती घटनाएं जो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट हैं, उन घटनाओं के लिए यह आवश्यक तथ्य है कि ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू सदैव कितनी होना चाहिए? 5 होना चाहिए। ये एक छोटा सा हम एग्जांपल लेते हैं। इस एग्जांपल करने के बाद फिर हम हमारे बेस थ्योरम पर जाते हैं। छोटे से एक उदाहरण के माध्यम से हम सप्रतिबंधी प्रायिकता को समझने का प्रयास करते हैं कि यदि किसी पासे को फेंका जाता है तो 3 से विभाज्य संख्याएं प्राप्त, अर्थात पासे पर 6 अंक होते हैं, 6 फलक होते हैं, 1 2 3 4 5 6 उनका अंकित होते हैं। तो प्रश्न ये है कि जब किसी पासे को फेंका जाता है तो 3 से विभाज्य संख्या प्राप्त होती है, जबकि विषम सम संख्याएं प्राप्त हो चुकी होती हैं। तो प्रश्न हमारा यह है, पासे को फेंकने पर 3 से विभाज्य संख्या प्राप्त होना, विभाज्य संख्या प्राप्त होना, जबकि फलक पर सम संख्या प्राप्त हो। बहुत आसान है। सप्रतिबंधी प्रायिकता का यह जो क्वेश्चन है, हम ये जानते हैं कि जब हम किसी पासे को फेंकते हैं तो पासे को फेंकने पर उसका सैंपल स्पेस क्या बनेगा? प्रतिदर्श समष्टि क्या होगी? वो होगी
S is equal to 1 2 3 4 5 and 6। जब पासे को फेंका जाएगा, जब पासे को फेंकने पर प्रतिदर्श समष्टि के जो बिंदु हमें प्राप्त होंगे वो हमें प्राप्त होंगे 1 2 3 4 5 और 6। दैट मीन्स NS इज इक्वल टू कितना हुआ 6। प्रतिदर्श समष्टि में कुल कितने अवयव, कितने एलिमेंट, हाउ मेनी एलिमेंट इन आवर सैंपल स्पेस 6। अब देखिए वो कह रहा है कि 3 से विभाज्य संख्या, तो 3 से विभाज्य संख्या कौन कौन सी होगी, हम उसे ए नाम दे रहे हैं। 3 से विभाज्य संख्या 3 और 6 दो संख्या होगी, तो हम ये कहें कि एन ए इज इक्वल टू कितना हो गया 2। सिमिलरली जब हम कह रहे हैं कि सम संख्या प्राप्त हो चुकी है तो बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, बी इज इक्वल टू होगा 2 4 और 6। दैट मीन्स एन बी इज इक्वल टू कितना होगा 3 होगा, एन बी इज इक्वल टू 3। अब हम ये देखते हैं कि हमारा जो प्रायिकता का सूत्र है, जो अभी हम इस वीडियो के प्रारंभ में हमने जिसकी चर्चा की थी, तो अब हम देखते हैं कि पी ए इज इक्वल टू हमें क्या मिला, पी ए इज इक्वल टू 2। अनुकूल स्थितियां कितनी है 2 और कुल स्थितियां कितनी है 6। फॉर्मूला कौन सा यूज किया हमने, पी ए इज इक्वल टू एन ई अपॉन एन एस। सिमिलरली पीबी हम फाइंड करेंगे, पीबी हमें क्या मिलेगा, पीबी इज इक्वल टू अनुकूल स्थितियां कितनी है 3 है और कुल स्थितियां कितनी है 6 है, तो हम लिखेंगे 3/6। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो हमें मिलेगा 1/3 और इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो यह हमें मिलेगा 1/2। दैट मींस पीए और पीबी की वैल्यू हमें प्राप्त हो गई। लेकिन हमें प्राप्त क्या करना है, हम सप्रतिबंधी प्रायिकता इसमें प्राप्त करना चाहते हैं, पी ए अपॉन बी। पी ए अपॉन बी कैसे फाइंड करेंगे हमने पहले ही कहा कि सप्रतिबंधी प्रायिकता जो होती है, यदि ए और बी प्रायिकता है और बी के घटने के बाद यदि ए घटना घटित होती है तो हम ये कहते हैं कि पी ए अपॉन बी जो है वास्तव में ए इंटरसेक्शन बी की प्रायिकता होती है। तो हम लिखेंगे पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी बी। ये हमारा फार्मूला है। हम पीए और पीबी प्राप्त कर चुके हैं, लेकिन हमें ए इंटरसेक्शन बी अभी प्राप्त करना शेष है। तो देखिए ए इंटरसेक्शन बी 3 6 यहां पर ए है और बी की वैल्यू 2 4 6 है, तो 6 ऐसा अवयव है जो ए और बी दोनों में कॉमन है, तो हम ये लिखेंगे 6 और एन ए इंटरसेक्शन बी कितना हो जाएगा, एन ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 1 होगा और पी ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू कितना मिलेगा 1/6। तो पी ए इंटरसेक्शन बी की जो वैल्यू है हम यहां सब्स्टिट्यूट करते हैं तो हमें मिलेगा 1/6 अपॉन पीबी की वैल्यू कितनी है, पीबी की वैल्यू हम ऑलरेडी फाइंड कर चुके हैं 1/2, तो ये हो गया 1/6 गुणित 2/1, 2 से हमने सिंप्लीफाई कर दिया 1/3। ये हमें जो है सप्रतिबंधी प्रायिकता कंडीशनली प्रोबेबिलिटी हमें प्राप्त हुई। तो सप्रतिबंधी प्रायिकता क्या है, इसको हमने बहुत विस्तार से समझा कि कोई घटना यदि किसी घटना के बाद घटित होती है तो जो घटना पहले घटित होती है उसे हम बी से नोटेट करते हैं और जो घटना बाद में घटित होती है उसे हम ए से प्रदर्शित करते हैं। और हमें फाइनली फाइंड आउट क्या करना है, पी ए अपॉन बी अर्थात पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी बी। तो प्यारे बच्चों, इस प्रकार के सवाल यदि परीक्षा में पूछे जाते हैं तो इसकी जो बहुत ही प्रॉपर टेक्निक, बहुत ही अच्छी इजी मेथड ये है कि सबसे पहले हम पी ए और पी बी फाइंड आउट कर लें। पी ए इंटरसेक्शन बी अर्थात ए और बी के जो स्पेस हमें मिला है उसका इंटरसेक्शन हम फाइंड कर लें और पी ए इंटरसेक्शन बी मिलने के बाद यह सप्रतिबंधी प्रायिकता का फार्मूला है पी ए अपॉन बी, पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी बी, और ये हम आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ इस बात को मैं पुनः दोहराना चाहूंगा कि स्वतंत्र घटनाएं कौन सी घटनाएं हैं, ऐसी घटनाएं जिनकी प्रायिकताओं का पृथक पृथक गुणनफल उनके इंटरसेक्शन अर्थात उनके प्रायिकता के बराबर हो जाए, या हम ये कहें कि पी ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू पी ए इंटू पी बी, देन दीज टाइप ऑफ इवेंट्स आर सेड टू बी इंडिपेंडेंट इवेंट, या इनको हम स्वतंत्र घटनाएं कहेंगे। अदरवाइज दूसरी प्रकार की जो घटनाएं है उसको परतंत्र घटनाएं कहा जाएगा। उसके साथ ही म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट या परस्पर अपवर्जी घटनाएं। तो परस्पर अपवर्जी घटनाएं कौन सी घटनाएं हुई, उसके लिए बहुत जरूरी है कि दो घटनाएं ए और बी जो हमने सैंपल स्पेस से ली है
उन दोनों घटनाओं का इंटरसेक्शन अर्थात उनका सार्व या उनका उभयनिष्ठ समुच्चय जो है ए इंटरसेक्शन बी, वो सदैव एम्प्टी सेट मिलना चाहिए, या हम ये कहें कि ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 5 मिले, तो ऐसे घटनाओं को हम परस्पर अपवर्जी घटनाएं करेंगे। स्वतंत्र घटनाएं, परस्पर अपवर्जी घटनाएं दोनों अलग अलग हैं। स्वतंत्र घटनाएं एक साथ घटित हो सकती हैं, लेकिन परस्पर अपवर्जी घटनाएं एक साथ घटित नहीं होती हैं। एक घटना के घटने के बाद ही दूसरी घटना घटित होती है। ये दोनों में एक बेसिक डिफरेंस होता है जिसे आपको समझना बहुत आवश्यक है, ताकि हम उन सवालों को बहुत आसानी से हल कर सकते हैं। तो यह हुआ हमारा सप्रतिबंधी प्रायिकता। सप्रतिबंधी प्रायिकता में अब हम चलते हैं बेस थ्योरम। बेस थ्योरम के पहले हम संपूर्ण प्रायिकता प्रमेय को थोड़ा सा देख लें कि संपूर्ण प्रायिकता प्रमेय क्या होता है। यदि E1, E2, E3 और En, E1, E2, E3 अप टू डेश En सैंपल स्पेस प्रतिदर्श समष्टि एस के विभाजन है। के विभाजन हम बिंदु कहेंगे तो ज्यादा अच्छा होगा, के विभाजन बिंदु है। मैं पुनः इस बात को रिवाइज कर रहा हूं कि यदि E1, E2, E3, En प्रतिदर्श समष्टि एस के विभाजन बिंदु है। यहां यह क्लियर कर देना बहुत जरूरी है कि E1, E2, E3, En जो हमने पॉइंट्स लिए हैं, इसके साथ तीन कंडीशन सदैव जुड़ी हुई होती है। और वो तीनों कंडीशन कौन सी होती है? पहली है E1, E2, E3 अप टू En क्या होना चाहिए? अरिक्त होना चाहिए, नॉन एम्प्टी होना चाहिए। E1, E2, E3, En are necessarily will be नॉन एम्प्टी। यदि ये अरिक्त समुच्चय है तो ही वो सैंपल स्पेस के विभाजन बिंदु बन सकते हैं। इसी प्रकार सेकंड E1, E2, E3, En युग्मतः असंयुक्त होना चाहिए। युग्मतः असंयुक्त, इस शब्द को थोड़ा सा ध्यान से देखना। युग्मतः अर्थात पहले डिसजॉइंट होना चाहिए। युग्मतः असंयुक्त से तात्पर्य क्या है कि यदि E1 और E2 हम लेते हैं तो E1 इंटरसेक्शन E2 अनिवार्य रूप से फाई के बराबर मिलना चाहिए। जब हम E2 और E3 की बात करते हैं तो E2 इंटरसेक्शन E3 भी अनिवार्य रूप से फाई के बराबर मिलना चाहिए। इसी प्रकार यदि हम चलते जाएं तो En-1 इंटरसेक्शन En अनिवार्य रूप से फाई के बराबर मिलना चाहिए। तो दोनों अरिक्त होना चाहिए, युग्मतः असंयुक्त होना चाहिए। और तीसरी जो बात है वो निशेष होना चाहिए, एग्जॉस्टिव होना चाहिए। निशेष का तात्पर्य क्या है? इसका तात्पर्य यह है कि एस जो है E1 प्लस E2 प्लस E3, या हम इसको यूनियन कहें तो ज्यादा अच्छा हुआ समुच्चय के संदर्भ में। E1, E2, E3 अप टू डेश En की हम बात करें तो इन सभी अरिक्त और युग्मतः असंयुक्त समुच्चयों का यदि हम सायुज्य ज्ञात करें या संघ ज्ञात करें, यूनियन ज्ञात करें, तो हमें वो सैंपल स्पेस मिल जाना चाहिए। अर्थात एस इज इक्वल टू E1 यूनियन E2 यूनियन E3 यूनियन अप टू डेश En हमें मिले। ये तीन कंडीशन बहुत आवश्यक है E1, E2, E3, En के उस एस अर्थात तो प्रतिदर्श समष्टि के विभाजन बिंदु होने के लिए। यदि E1, E2, E3, En प्रतिदर्श समष्टि S के विभाजन बिंदु है तो
हैं इसके जो है संपूर्णता प्रमेय के और वो है हमारा संपूर्णता प्रमेय क्या कहता है कि पी ए यदि कोई घटना है सैंपल स्पेस में यदि कोई घटना लेकर हम लेते हैं तो पी ए इज इक्वल टू पी इवन इंटू पी ए अपान इवन प्लस पी टू इंटू पे ए अपान ई टू प्लस अप टू पी ए सॉरी पी इवन ई एन इंटू पी ए अपान ई एन, या हम ये कहें कि पी ए इज इक्वल टू पी ई आई इंटू पी ए अपान ई आई, वेयर आई इज इक्वल टू 1 to n। ये हमारा संपूर्ण प्रायिकता प्रमेय होता है। संपूर्ण प्रायिकता प्रमेय प्यारे बच्चों बहुत अच्छे तरीके से आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि E1 E2 E3 En एस जो हमारा सैंपल स्पेस है उसके पॉइंट्स हैं, विभाजन बिंदु हैं, लेकिन प्रायिकता के सिद्धांतों का पालन करते हुए E1 E2 E3 En तभी उससे विभाजन बिंदु हो सकते हैं तब जबकि ये तीन कंडीशन को फॉलो करें। अरिक्त होना चाहिए, दूसरे जो है वो युग्मतः असंयुक्त होना चाहिए जो अभी हमने बात की थी E1 E2 E2 E3, इस प्रकार से हम सक्सेसिवली आगे बढ़ते चले जाएंगे। और तीसरी जो बात वो है कि वो निशेष होना चाहिए या एग्जॉस्टिव होना चाहिए। निशेष से तात्पर्य यह है कि सभी समुच्चयों का जो सम्मिलन है, जो उनका संघ है, यूनियन है, वो यदि हम करते हैं तो वो हमें एस प्राप्त हो जाना चाहिए। और यदि ऐसा है तो कोई घटना ए ऐसी होगी, कोई प्रायिकता उसकी प्रायिकता पी ए जो है वो पी ए E1 इंटू पी ए अपान E1 पी टू ए अपान E2 एन अप टू तक हम चलेंगे तो इसे हम संपूर्ण प्रायिकता प्रमेय कहते हैं। संपूर्ण प्रायिकता प्रमेय कहते हैं। संपूर्ण प्रायिकता प्रमेय का उपयोग हम बेस थ्योरम के डेरिवेशन में करेंगे और बेस थ्योरम को समझने के लिए संपूर्ण प्रायिकता प्रमेय बहुत अधिक आवश्यक हो जाता है। तो हम चलते हैं बेस थ्योरम की। बेस थ्योरम जो है बेस थ्योरम क्या कहता है? बेस थ्योरम यह कहते हैं कि E1 E2 E3 En यदि S प्रतिदर्श समष्टि या जो सैंपल स्पेस है उसके विभाजन बिंदु हैं और वो तीनों बातों को फॉलो करते हैं। कौन कौन सी तीन बातें हुई? अरिक्त समुच्चय है E1 E2 E3 N इज नॉट 5, अरिक्त समुच्चय है। दूसरा वो युग्मतः असंयुक्त है या E1 इंटरसेक्शन E2 E2 इंटरसेक्शन E3 इज इक्वल टू हमें 5 मिल रहा है। और तीसरा यदि E1 E2 E3 N सबका सम्मिलन यदि हम करें या उनको हम यदि यूनियन करें तो हमें क्या प्राप्त होता है? एस हमें यदि प्राप्त हो जाता है तो हम ये कहते हैं कि E1 E2 E3 En जो है उसके क्या होंगे? विभाजन बिंदु होंगे। तो हम चलते हैं P EI अपान ए। P EI अपान ए इज इक्वल टू P EI इंटू P A अपान EI अपान सिग्मा J इज इक्वल टू 1 to n। देखिए अब हमने क्या किया कि J इज इक्वल टू 1 to n हम ले रहे हैं तो यहां से जो फर्स्ट टर्म होगी वो यहां रिपीट हो जाएगी या हम ये कहें कि EJ इंटू पी ए अपान EJ। यहां सिग्मा इस बात का द्योतक है कि J की वैल्यू हम 1 से लेकर n तक रखते चले जाएंगे और उनका सम करते चले जाएंगे तो हमें यह उसकी
यदि हम ऐसा प्राप्त करना चाहते हैं कि P E1 अपान ए, तो ये हो जाएगा P E1 इंटू P ए अपान E1 अपान P E1 इंटू P ए अपान E1 प्लस P E2 P ए अपान E2 प्लस अप टू डेज कहां तक चलेंगे अपन P EN इंटू P ए अपान EN। ये हमारी बेस थ्योरम होती है। अब बेस थ्योरम को बहुत आसानी से हम इसको कर पाते हैं कि किस प्रकार से बेस थ्योरम का हम इसको उपयोग करेंगे। हम नेक्स्ट वीडियो में हम इसके डेरिवेशन की भी हम बात करेंगे। तो इसका एक छोटा सा एग्जांपल लेकर हम इसको हल करते हैं। हमारी एनसीईआरटी बुक से आता है, एक छोटा सा एग्जांपल है कि दो थैले हैं, एक थैले में 4 लाल और 4 काली गेंदें हैं और दूसरे थैले में 2 लाल और 6 काली गेंदें हैं। दो थैले हैं हमारे पास। यदि पहले थैले में 4 लाल व 4 काली गेंदें हैं, दूसरे थैले में 2 लाल व 6 काली गेंदें हैं, तो इसकी प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि निकाली जाने वाली लाल गेंद पहले थैले से निकाली गई है, पहले थैले से निकाली गई। ये हमारा क्वेश्चन है, इसको हम बेस थ्योरम से सॉल्व करने वाले हैं। तो सबसे पहली बात तो ये है कि यदि हम एक कोई घटना ले लेते हैं लाल गेंद निकाले जाने की, अर्थात लाल गेंद निकाले जाने की प्रायिकता, जाने की घटना है। इवन हम मान लेते हैं पहले थैले से लाल गेंद निकालना। E2 यदि हम ले लेते हैं दूसरे थैले से लाल गेंद निकालना। बहुत आसान है, बहुत स्मूथली, बहुत धीरे धीरे हम चल रहे हैं और इस पूरे बेस थ्योरम के आधारित जो क्वेश्चन है आप बहुत आसानी से इसके बात कर पाएंगे कि ए हमने किसे माना, लाल गेंद निकाले जाने की घटना। E1 किसे माना, पहले थैले से लाल गेंद निकाले जाने की प्रायिकता। E2 हमने किसे माना, दूसरे थैले से लाल गेंद निकाले जाने की प्रायिकता। अब हम ये चलते हैं कि हमें ज्ञात क्या करना है, हम ज्ञात करना चाहते हैं P E1 अपान ए। वेरी क्लियर, सप्रतिबंधी प्रायिकता है। हमें ज्ञात करना है लाल गेंद निकलना चाहिए, लेकिन किससे निकलना चाहिए, पहले थैले से निकलना चाहिए। बहुत क्लियर है, पहले थैले से लाल गेंद निकलना, लाल गेंद निकाली जा चुकी है, उसके बाद की दूसरी घटना है पहले थैले से निकाली जाना। तो P E1 अपान ए हमें फाइंड करना है और P E1 अपान ए हमें डिफाइन करना है। तो बेस थ्योरम से हम ये कहेंगे कि P E1 इंटू P ए अपान E1 अपान P E1 इंटू P ए अपान E1 प्लस P E2 इंटू P ए अपान E2। अब सारी वैल्यूज P1, PA अपान E1, P1, P2, PA अपान E2 जिस वैल्यूज की हमें आवश्यकता है, जो हमें यहाँ सब्स्टिट्यूट करना है, उनको अब हम धीरे धीरे एक बाय स्टेप निकालने वाले हैं। देखिए E1 पहले थैले से लाल गेंद निकालना, तो हम थैले कितने हैं, 2 थैले हैं, अर्थात सैंपल स्पेस में कुल कितने पॉइंट हुए, 2 पॉइंट हुए। 2 थैले में से हम एक थैले की बात
P1 इज इक्वल टू मिलेगा 1/2। अगेन P2 बराबर भी क्या मिलेगा 1/2। दो थैले में से एक थैला चूज करने की प्रायिकता बहुत आसानी से हम बता सकते हैं। हमने सिक्के वाले सवाल किए हेड और टेल वाले, बिल्कुल वैसा ही। P1 इज इक्वल टू 1/2, P2 इज इक्वल टू 1/2। अब हम चलते हैं PA/E1 से क्या तात्पर्य है कि हमें लाल गेंद चाहिए, लेकिन हमें पहले थैले में से चाहिए। अब पहले थैले की हम बात करते हैं। पहले थैले में लाल गेंदें कितनी हैं? 4 लाल गेंदें हैं। हमें और टोटल गेंदें कितनी हैं? 4 और 4 8 गेंदें हैं। अर्थात उसके सैंपल स्पेस में कुल कितने पॉइंट हुए? 8 पॉइंट हुए। हमारे फेवरेबल पॉइंट कितने हुए? 4 पॉइंट हुए। मतलब PA/A1 पहले थैले में से लाल गेंद निकालने की प्रायिकता क्या होगी? 4/8, दैट मीन्स 1/2। बहुत आसानी से हम निकाल पा रहे हैं। इसी प्रकार जब हम PA/E2 की बात करते हैं, अर्थात लाल गेंद हमें चाहिए, लेकिन कौन से थैले में से? दूसरे थैले में से चाहिए। तो PA/E2, अब हम दूसरे थैले में चलते हैं। दूसरा थैला, ये रहा। 2 लाल गेंदे हैं और 6 काली गेंदे हैं। टोटल गेंदें कितनी हुई? 8। उसके सैंपल स्पेस में कितने पॉइंट हुए? 8 हुए। फेवरेबल पॉइंट कितने हुए? 2 पॉइंट हुए। लाल गेंदे 2 हैं, तो हम ये कहेंगे कि 2/8, अर्थात 2 एकम 2, 2 चौक 8, या हम ये करेंगे 1/4। सारी वैल्यूज हमारे पास है। PA/E1 भी आ गया, PA/E2 भी आ गया, P1 और P2 की वैल्यू भी आ गई। अब हम हमारे फॉर्मूले में वैल्यू रख देंगे, तो हमें मिलेगा P1 की वैल्यू 1/2, PA/E1 इसकी वैल्यू भी 1/2 अपॉन P1 इसकी वैल्यू 1/2, PA/E1 इसकी वैल्यू भी 1/2 प्लस P2 हमें क्या मिला? 1/2 और PA/E2 हमें मिला 1/4। अब हम इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। 1/4 प्लस 1/8, तो हमें मिलेगा 1/4 अपॉन, ये हो जाएगा 213/8 और 3/8, तो ये मिल जाएगा 1/4 इंटू 8/3, 4 2 जा 3, मतलब आंसर क्या आ गया? 2/3। 2/3 जो है इसकी प्रायिकता हमें मिली। ये है सप्रतिबंधी प्रायिकता, और हमने बेस थ्योरम के द्वारा इसको सॉल्व किया। बहुत आसान है। हमने 2 थैले थे, दोनों की प्रायिकता निकाल ली अलग अलग। दोनों में से एक है, 2 सैंपल स्पेस है, 1/2 हो गई। अब वो कह रहा है PA/E1 जो फॉर्मूले में जिस जिस वैल्यू की आवश्यकता है वो सब वैल्यू हम पहले निकाल लेते हैं और उसको वहां पर पुट कर देते हैं, सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। बहुत आसानी से हम इसको हल कर सकते हैं। आज के इस वीडियो में बच्चों हमने क्या देखा? हमने सबसे पहले प्रायिकता की परिभाषा को देखा। प्रायिकता की परिभाषा के बाद में हमने सप्रतिबंधी प्रायिकता को देखा। सप्रतिबंधी अर्थात कंडीशनली प्रोबेबिलिटी क्या होती है। हमने स्वतंत्र और जो हमारे एक्सक्लूसिव जो इवेंट है उनको हमने देखा कि इंडिपेंडेंट इवेंट कौन सी होती है और एक्सक्लूसिव इवेंट कौन कौन सी होती है, उसको देखा। और उनकी क्या कंडीशन होती है, क्या क्राइटेरिया होती है, हम कैसे पता लगाएंगे कि ये घटना स्वतंत्र घटना है या नहीं है। और एक घटना और भी होती है, उसे हम कहते हैं मिश्र घटना। ऐसी घटनाएं जो स्वतंत्र भी होती है और अपरिचित भी होती है। अपरिचित घटनाएं भी होती है, स्वतंत्र भी, दोनों घटनाएं होती है, उसको हम मिश्र घटनाएं कहते हैं। उस प्रकार के प्रश्न अभी हम शामिल नहीं किए गए हैं, इसलिए हम उसकी चर्चा को थोड़ा सा छोड़ के स्टेप करके हम आगे बढ़ रहे हैं। अब उसके बाद में हमने संपूर्ण प्रायिकता प्रमेय को देखा, गुणन प्रमेय को देखा और बेस थ्योरम को देखा। बेस थ्योरम में हमने इस गुणन प्रमेय का उपयोग भी किया और बेस थ्योरम पर आधारित क्वेश्चन को भी हमने हल किया और सप्रतिबंधी प्रमेय पर आधारित क्वेश्चन को भी हमने हल किया। मुझे आशा ही नहीं, पूरा विश्वास है कि आप लोगों ने बहुत ही आनंद पूर्वक तरीके से इस प्रायिकता के चैप्टर को समझा होगा। फिर भी यदि किसी भी प्रकार की कोई समस्या हो तो आप प्लीज जरूर मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए या मुझसे व्हाट्सएप पर भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।